आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 न्यू एन सी ई आर टी पैटर्न पर आधारित मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का इकाई 2 भूगोल पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पिछला वीडियो लंबा होने के कारण इसे बनाया गया है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? देखिए, ऑप्शन आपका पहला है जम्मू कश्मीर, ख दूसरा गुजरात, ग राजस्थान, चौथा घ झारखंड। तो यहाँ आपको बोला है निम्न में से, ठीक है, तो उसका उत्तर ख होगा गुजरात। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, है ना। देखिए, काली मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, ठीक है। और इसमें जो फसल होती है मुख्यतः वो है पहला तो सबसे फेमस जो है वो है कपास। सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है काली मिट्टी में, ठीक है। उसके बाद गन्ना, गेहूँ, ज्वार, सूरजमुखी जिससे तेल निकाला जाता है, अनाज की फसलें, चावल, खट्टे फल, सब्जियां, तंबाकू, मूंगफली, अलसी, बजरा, तिलहनी फसलें होती हैं, ठीक है। ये सब काली मिट्टी में होती है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? देखिए, फलीदार मतलब झाड़ वाला पौधा, है ना। तो यह ऑप्शन है आपका, देखिए, पहला दालें, दूसरा मोटे अनाज, तीसरा ज्वार और चौथा तिल, फल वाला, ठीक है। तो ये आपका उत्तर होगा दालें। दाल जो होता है इसका फल होता है ना। फूल से फल आता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताएं। इसका उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों के बीच में देना है। और ये प्रश्न आपका 2015 और 2018 में भी पूछा जा चुका है 3 नंबर के लिए। तो उत्तर देखिए, देश के आर्थिक विकास में उद्योग धंधों का बड़ा महत्व होता है। अनेक मानवीय कारणों से उद्योग एक स्थान पर स्थित हो जाते हैं। उद्योगों के केंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख मानवीय कारक निम्न हैं। देखिए, किसी भी जगह को समृद्ध, संपन्न बनाने के पीछे उद्योग का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। क्योंकि उद्योग के लग जाने से लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को अच्छी आमदनी होने लगती है। और उद्योग कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे उसको उद्योग को सारा सुविधाएं प्राप्त होंगी। कहने का मतलब कच्चा माल, जमीन, श्रमिक, पानी, ठीक है। ये सब आगे हम लोग फिर देखते हैं। देखिए, 1 नंबर में कुशल श्रमिक, ठीक है, मजदूर, कुशल तथा सस्ते श्रमिक, ठीक है, माने कम दाम में सस्ता सुविधा में उनको मजदूर मिलना चाहिए। इंजीनियर, ठीक है,
आदि किसी उद्योग के विकास में भारी योगदान देते हैं। मुंबई, कोलकाता आदि में उद्योगों का इसलिए विकास हुआ है कि यहाँ ये सब सुलभ हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को आसानी सब कुछ मिल जाता है। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर यातायात का साधन भी पहले आया, रेल, ठीक है, क्योंकि सस्ता होता है, सबसे सस्ता तो पानी का होता है, इसलिए भी समुद्री मार्ग है मुंबई का, है ना, इसलिए ये महानगर बनने में समय नहीं लगा इसको। आगे देखिए, यातायात की सुविधा, ठीक है, सड़क और रेल मार्गों का उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ये कैसे होता है, देखिए, सड़क से आपको पता होगा कि अगर यदि सड़क अच्छी है तो आप 100 किलोमीटर भी आराम से चले जाते हैं, लेकिन अगर यदि सड़क टूटा फूटा हो, गड्ढा वाला हो, तो 10 किलोमीटर भी चलना बहुत मुश्किल होता है। और अच्छी सड़क हो जाने से आपको कहीं भी अपना जो भी व्यापार का सामान हो, चाहे कुछ भी सामान हो, कहीं भी लाने ले जाने में बहुत आसानी होता है, जिससे आपका व्यापार बहुत ज़्यादा होता है और आप अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगते हैं। समय का भी बचत होता है, आपका शरीर का थकान भी कम होता है उससे। तो सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। यातायात कहने का मतलब जिससे हम लोग आना जाना करते हैं, ठीक है, यातायात में रेल, हवाई जहाज, पानी जहाज, ये सभी तीनों आएंगे। आगे देखिए, और देखिए कोई भी बाजार कहाँ लगता है, जहाँ पे सभी सब जगह से लोग आते जाते हैं, ठीक है, वैसे जगह में बाजार लगता है। तो ये नगर हो गया या महानगर हो गया, ये भी एक सेंटर जगह होता है, केंद्र होता है कि चारों तरफ से लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। और देखिए और क्या कारण होगा उद्योग लगने के पीछे, सरकारी प्रोत्साहन। देखिए, सरकारी प्रोत्साहन का उद्योगों की स्थापना में विशेष स्थान है। इसके अतिरिक्त भूमि, ठीक है, जमीन होना चाहिए, पूंजी, पैसा भी होना चाहिए, राजनीतिक स्थिरता, मतलब वहाँ से आपको कोई हटाने वाला भी नहीं होना चाहिए, माने सरकार का भी आपका सहयोग मिलना चाहिए, स्थान व प्रसिद्धि आदि भी किसी उद्योग के केंद्रीकरण में सहायक कारक हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती है। और देखिए कोई भी आदमी उद्योग चला सकता है, लेकिन 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो हो गया आपका भूमि, श्रम, काम करने की क्षमता, पूंजी, पैसा और जोखिम। आप पैसा कमा भी सकते हैं या आप डूब भी सकते हैं, कहने का मतलब आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको सोच के चलना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, अथवा में सड़क परिवहन के किन्हीं 3 गुण बताएं। उत्तर 60 से 80 शब्दों में देना है। 3 नंबर का प्रश्न है ये, आपका 2015 और 2018 में भी पूछा जा चुका है अथवा में। उत्तर देखिए, सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित हैं। पहला, सड़क परिवहन के कारण ही कृषि तथा उद्योग का विकास होता है। इसके माध्यम से ही उत्पादन को गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंचाया जाता है, ठीक है, अभी बता चुके। इसका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों या किसी भौतिक स्थान पर भी किया जा सकता है। देखिए खासतौर से जितनी भी ट्रेन लाइनें जो होती हैं वो ऊंचा स्थान पे ही होती, नीचे नहीं होती, क्योंकि नीचे होगा तो क्या होगा, बारिश में वो डूब जाएगा सड़क, ठीक है, तो फिर आदमी का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए
हमेशा इसको ऊंचा ही जगह में बनाया जाता है। और देखिएगा जैसे सड़क के आसपास जो घर होते हैं कुछ साल बाद सड़क से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, आगे है 3 नंबर, देखिए सड़क शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे दूध और सब्जियां आदि को भी विभिन्न क्षेत्रों में ढोने की सुविधा प्रदान करती है। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। देखिए जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, अगर यदि आपका सड़क अच्छा है तो आप तुरंत वहाँ से पहुँचा देते हैं। जैसा दूध ज़्यादा देरी रहेगा तो क्या होगा, खट्टा हो जाएगा, फट जाएगा, है ना। इसी तरह कुछ फल भी होता है या सब्जी होता है जो कुछ टाइम में ही वो ख़राब होने लगता है, तो उससे भी हम लोग जल्दी दूसरे जगह में पहुँचा देंगे तो उसका मुनाफा अच्छा से हम लोग पा सकते हैं। ठीक है, और उत्पादन भी अच्छा होने लगता है क्योंकि हमको उसका फ़ायदा मिलने लगता है। अगला प्रश्न 11 नंबर है, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए किन्हीं 5 उपायों की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों के बीच में देना है। 5 नंबर का प्रश्न ये 2012 और 2017 में भी पूछा जा चुका है। देखिए उत्तर, विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का निम्नतम उपयोग तथा जल का दो या दो अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनः चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका एक बार दो बार उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, तो देखिए नीचे, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण, कहने का मतलब जो बारिश का पानी होता है उसको हम लोग को इकट्ठा करना है किसी भी तरह से। ठीक है, टंकी में जमा करके रखना है या कुआं में जमा करना है। अगला, नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उसका शोधन करना। देखिए नदियों और तालाबों में गर्म जल कहाँ से आएगा, कहीं कोई फैक्ट्री होगा, ठीक है, तो वहाँ से निकल के जाएगा। ठीक है, कोई ये मशीन जब भी चलता है तो देखिए वो गर्म कर देता है पानी को। ठीक है, तो उसे धोने का काम होता है, जो भी होता है कचरा होता है, तो उसको पहले शोधन यानी कि साफ कर लेना है। उसका आपको अपना खुद उपाय करना, बहुत तरीके हैं इसको साफ करने का। ठीक है, तो उसको वो पहले कर लेना है सफाई के लिए काम, उसके बाद ही वहाँ पे डालना है, या उसका कुछ दूसरा इंतजाम करे वो नहीं डाले उसमें। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो गंदगी है उनको प्रवाहित यानी कि बहा दिया जाता है। ठीक है, तो उसको अगर यदि आप बहाते हैं तो पहले उसको साफ कर लीजिए। शोधन करना मतलब उसको साफ कर लीजिए। ठीक है, छान के हो चाहे जैसे भी हो। अगला देखिए, जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम हो वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। देखिए बहुत सारा जगह ऐसा होता है जहाँ पानी की कमी होता है, कहने का मतलब पेड़ पौधे नहीं हैं तो आपको बारिश कम होती है उस जगह पे। ठीक है, और ख़ास तौर से शहरों में भूमिगत जल जो है यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी है वो नीचे जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, पुराने नलकूप जो थे 10 साल 15 साल पुराने, अब उस पे पानी नहीं आता है। कहने का मतलब है कि गर्मी के दिन में उसमें पानी नहीं आएगा, बाकी दिन में हो सकता है कि पानी आ भी सकता है लेकिन गर्मी में वो सूख जाता है, जबकि पहले आता था। ठीक है,
तो इसका कारण क्या है कि भूमिगत जल स्तर कम होना। तो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा पानी खर्च करने के लिए मना किया जाता है, उनको सीमित का पानी खर्च करना पड़ता है। ठीक है, आप नदी में जितना चाहे नहा सकते हैं, लेकिन घर में अगर यदि आप नहाते हैं तो बहुत सारे पानी को बहाते हैं, बर्बाद करते हैं। तो आपको लिमिट में नहाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि पानी का बर्बादी ना हो। आगे देखिए, कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं से निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। देखिए, कारखाना जो होता है, फैक्ट्री, उसमें कोयला अगर यदि जलाते हैं तो कोयला जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, काला धुआं। तो इसके जगह पे अगर यदि तेल या गैस का प्रयोग करेंगे तो धुआं कम होगा, या फिर इलेक्ट्रिक भी हम लोग बिजली, पन बिजली जो होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो चल रहा है सौर ऊर्जा। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री के लिए ये शायद थोड़ा कम हो पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसका भी विकास हो सकता है बहुत। ठीक है, गांव में हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी नल है उस पर ये लगा दिया गया है। अब देखिए, अगला प्रश्न है अथवा में। प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। उत्तर आपको 100 से 120 25 शब्दों के बीच में देना है। ये 5 नंबर का प्रश्न है, और 2012, 2014 और 2016 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और 2020 में भी पूछा जा चुका है। तो उत्तर देखिए, एक महत्वपूर्ण पेय फसल क्या है जिसको हम लोग पी सकते हैं, कहने का मतलब कॉफ़ी हम लोग पीते हैं। ठीक है, कॉफ़ी महंगा होता है, सस्ता में हम लोग चाय पीते हैं, है ना। तो चाय के बारे में लिखते हैं। देखिए उत्तर, चाय एक प्रमुख पेय फसल है। इसको उगाने हेतु अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार है। चाय की फसल हेतु उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु सही होती है। ठीक है, देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि गर्मी भी होना चाहिए और बारिश भी होना चाहिए। इसकी उपज के लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पर्याप्त जल निकास वाले ढलुआ इलाके, जिनकी मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस, देखिए ह्यूमस कहने का मतलब होता है जो सड़े गले पदार्थ, पत्तियां वगैरह जो होती है, ठीक है, उससे खाद बनता है। ये ह्यूमस बहुत अच्छा होता है खाद। और जीवांश माने जीवों का जो अवशेष, जो मर जाते हैं जीव, उनका अवशेष हो उपयुक्त होते हैं। ठीक है, माने ये अच्छा खाद का काम करता है। देखिए, जल निकास, पानी निकलने का भी ये रास्ता होना चाहिए, क्योंकि चाय को बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत होता है, लेकिन उसके जड़ में पानी जमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ढलवा, ढलान वाली जगह पे ही लगाया जाता है। आगे देखिए, इसकी झाड़ियों की वृद्धि के लिए साल भर उपोष्ण, पाला रहित एवं नम जलवायु की जरूरत होती है। ठीक है, बर्फ नहीं पड़ना चाहिए। आगे देखिए, इसकी कोमल पत्तियों के विकास हेतु वर्ष भर लगातार वर्षा की बौछारों की जरूरत होती है। सालों भर माने बारिश होना चाहिए। जैसे कि भारत में असम, ठीक है,
असम में क्या होता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है। अभी सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है? पहले चेरापूंजी था, अभी मासिनराम एक नंबर पे है। ठीक है, याद रखिए मासिनराम। तो ये असम राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और इसलिए यहाँ पे चाय की खेती बहुत अच्छा होती है। ये पहाड़ी इलाका भी है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जाता है? उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है। ये 5 नंबर का है और 2014 में भी पूछा जा चुका है और 2020 में भी आ चुका है। उत्तर देखिए, जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन बहुत आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित कारण है। देखिए, संरक्षण माने उसको बचाना, भंडारण माने जमा करना। ठीक है, तो इसको हम लोग कई तरीकों से कर सकते हैं। पहला देखिए, धरती पर जीवन के लिए जल परम आवश्यक है। हम सभी जानते हैं जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल ही जीवन है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पहला प्राणी का धरती पर आने से पहले जल में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, जो भी सृष्टि हुआ था वो पानी में ही जीव का उत्पत्ति हुआ था। वास्तव में जल जीवन है, इसलिए इसका संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए जल को हमेशा बचा के रखना है और इसका प्रबंध आवश्यक है। आगे देखिए, कृषि हेतु भी जल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जल खनिजों तथा अन्य तत्वों को भी भूमि में मिश्रित करता है। पौधों की जड़ें मिट्टी से इस पौष्टिक जल को ले जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए जल की उपलब्धता बनी रहे, इस हेतु इसका संरक्षण एवं प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। देखिए, कृषि में बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होता है और कृषि अगर यदि ना किया जाए तो हम लोग खाएंगे क्या? कि तो ये हम लोग का सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। पहला आवश्यकता है कि हम लोग को खाने का होना चाहिए, और खाने का कहाँ से मिलेगा? जब हम लोग खेती करेंगे, कृषि करेंगे। ठीक है, तो पानी का बहुत ज़रूरी है। और अभी देखिए, पानी बचाने का बहुत सारा उपाय किया जा रहा है। ठीक है, उसको भी हम आगे बताएंगे, बता भी चुके हैं कुछ। आगे देखिए, 3, उद्योग हेतु भी जल की भारी आवश्यकता पड़ती है। कोई भी फैक्ट्री लगता है तो उसको भी पानी का बहुत ज़रूरत होता है। देखिएगा आप, खास तौर से जितना भी बड़े बड़े फैक्ट्री हैं वो किसी नदी के आसपास ही लगाए गए हैं। ठीक है, ताकि उसको आसानी से जल पानी उपलब्ध होता रहे। ठीक है, आगे देखिए, जल यानी कि पानी पीने योग्य पूरी पृथ्वी में 2% वैज्ञानिक द्वारा मानी गई है। मतलब 2% पानी ही पीने योग्य है, मीठा पानी जिसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी गंदा और खारा है। मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या एवं शहरी जीवन शैली में पीने योग्य पानी एवं पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता रोज बनी रहती है, जिस हेतु जल का संरक्षण एवं प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है।
ठीक है, देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को अनाज के साथ साथ उसको शहर में, मतलब कहने का कि एक छोटे से जगह में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो जो भूमिगत जल है वो तो नीचे जा ही रहा है, लेकिन जो हम लोग गंदा करते हैं पानी को, वो पानी भी कहाँ जाता है, नीचे ही जाता है वो भी। ठीक है, तो जो साफ पानी नीचे है वो भी उसके साथ मिलने लगता है और घुल के वो भी गंदा हो जाता है। यानी कि शहरों में कहीं भी जाइएगा तो आपको ज़्यादातर पानी नल का गंदा ही मिलता है, पीने लायक नहीं होता। इसलिए अभी सब जगह पे आरओ, जो पानी फिल्टर करने वाला होता है, वो लगाया जाता है और लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। ठीक है, काफ़ी महंगा भी आता है। आगे देखिए, परितंत्रों से बचाव हेतु भी जल का संरक्षण आवश्यक है। अतः उपरोक्त कारणवश जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन बहुत आवश्यक है। इसके क्रियान्वयन हेतु क्या करना होगा? अब प्रश्न उठता है कि जल का संरक्षण एवं प्रबंधन हम कैसे करें। इस संबंध में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने कई सुझाव दिए हैं। इनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। देखिए, पहला तरीका यह है कि पानी को विभिन्न प्रकार के भवनों की छतों में ही इकट्ठा कर लेना चाहिए। ठीक है, छत में ही उसको आप जमा कर लीजिए, एक टंकी बना के रख लीजिए वहाँ पर, है ना। आगे है, पानी तालाबों आदि में इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि बाद में उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, देखिए सड़कों में जो पानी बहता है या कहीं भी, तो उसको हम लोग तालाब में नाला बना के जमा कर सकते हैं। ठीक है, वो जो नाला बना के पानी को ले जाएंगे तालाबों में और वहाँ जमा कर सकते हैं, और उस पानी से हम लोग बाद में खेत का सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, जल संग्रहण का तीसरा तरीका यह है कि वर्षा के मौसम में जब नदियों में बाढ़ आई हुई हो तो इस पानी को फालतू भूमि में गड्ढे खड़े बनाकर भर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कुआं वगैरह बगल में बना देना चाहिए जिसमें वो पानी भरा रहे। ठीक है, ऐसा तो बह के पार हो जाता है, या फिर उसको डैम बना के भी हम लोग छेक सकते हैं, है ना। आगे देखिए, इन उपयुक्त साधनों द्वारा इकट्ठे किए गए पानी को गंदा होने से बचाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सदुपयोग किया जा सके। ठीक है, ठीक है, वर्षा का जो पानी होता है उसको हम लोग अपने छत से पाइप लगा के कोई टंकी में जमा करते हैं, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, या फिर आसपास गड्ढा खोद देते हैं तो वो उस गड्ढा के जरिए नीचे ज़मीन में पानी जाता है, तो आपकी कुआं और नल में पानी का कमी नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अथवा में, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। देखिए, इसका उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना, और ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और ये 2015 और 2018 में भी पूछा जा चुका है। तो उत्तर देखिए, ये वैश्वीकरण का अर्थ क्या है इसको समझ लीजिए। ठीक है, वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व में जो व्यापार होता है, आयात निर्यात लेन देन जो होता है, ठीक है, तो इसी का वैश्वीकरण। तो उत्तर देखिए, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि वैश्वीकरण से प्रभावित थी। ठीक है, भारतीय किसान
दक्षिण भारत में मसाले और कपास उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किए गए। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत में कपास, दक्षिण भारत में आपका जैसे गुजरात के आसपास का जो राज्य है, महाराष्ट्र, इस सब में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के लिए बहुत उपयोग होती है। कपास से कॉटन कपड़ा जो होता है वो तैयार किया जाता है। और मसाला का भी खेती होता है आपका केरल के आसपास और तमिलनाडु, ये सब में। ठीक है, वे व्यापारिक फसलें जैसे नील, ठीक है, जिसको कि कपड़ा में डालते हैं, नील होता है रंग। ठीक है, चाय, कहवा, जिसको कि कॉफ़ी भी बोलते हैं, पीने का, ठीक है, पेय पदार्थ, तंबाकू आदि पैदा करने के लिए भी प्रोत्साहित किए गए, क्योंकि इन उत्पादों की यूरोप के बाज़ार में भारी मांग थी। ठीक है, देखिए ये चाय कॉफ़ी से हम लोग को क्या होता है, शरीर सुस्त जब लगता है तो पीने से थोड़ा सा हल्का लगता है, अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन ये सब का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। तंबाकू का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन काफ़ी जगह में लोग तंबाकू सेवन करते हैं। और हरियाणा में तो वहाँ का हुक्का को आसान भी समझा जाता है, लेकिन ये सब गलत चीज़ें हैं। ठीक है, तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करें वो गलत ही होता है, मतलब शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला। आगे देखिए, बिहार के किसान नील की खेती करने के लिए बाध्य किए गए। भारतीय किसान अपने लिए खाद्यान्न नहीं उगा सकते थे। देखिए बिहार के किसान को नील का खेती करवाया जाता था, क्योंकि वहाँ नील का खेती खूब होती थी, है ना, पानी का बहुत अच्छा सुविधा होता था। और नील का खेती करने से क्या होता है, देखिए जो ज़मीन का जो पैदावार है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ज़मीन बंजर होने लगता था, और उसके बाद किसान कोई फसल बो नहीं पाता था, और उसका क्या बोलेंगे, स्थिति बहुत बुरा हो जाता था, खाने पीने का भी लाले पड़ जाते हैं उनके पास। ठीक है, आगे चल के इसका विरोध हुआ। आगे देखिए, आधुनिक समय में 1990 ईस्वी के बाद वैश्वीकरण का युग आया, और उसने विश्व के आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। इसमें भारत भी शामिल था। भारत चावल, कपास, रबर, चाय, कहवा, मसाले आदि का विश्व के प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत में चावल की खेती खूब होती है ना, हम लोग सभी चावल की खेती करते हैं। कपास का भी खूब खेती बहुत होता है। ठीक है, मतलब ख़ास तौर से भारत का पश्चिमी हिस्सा में कपास की खेती होती है। रबर, चाय, ठीक है, आसाम चाय के लिए फेमस है, और केरल भी, कहवा केरल में खूब उत्पादन होता है। मसाले ये सब भी केरल, तमिलनाडु, ये सब में खूब जोर होता है। ठीक है, मसाला में क्या है, काली मिर्च है, धनिया, जीरा और हल्दी, ये सब। ठीक है, विश्व के प्रमुख उत्पादक में है। विश्व बाजार में कड़ी प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। ठीक है, कि कौन अपना सामान को कितने सस्ते दामों में बेच या सकता महंगा। है। इसलिए भारतीय किसान अपने उत्पाद की लागत खर्च भी नहीं प्राप्त कर पाते, जबकि विकसित देशों ने अपने किसानों को गेहूं और अन्य फसलें उगाने के लिए आर्थिक सहायता दी है। इसलिए वे कृषि उत्पाद कम मूल्य पर निर्यात करते हैं। कहने का मतलब दूसरे देशों में किसानों को सरकार काफ़ी सुविधाएं दे रखी हैं, जिस कारण वो अपने जो कृषि होते हैं वो कम मूल्य पे बेच देते हैं। और भारत में यहाँ के किसानों को सरकार से ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलने के कारण
ये अपने पैदावार बहुत मुश्किल से उगाते हैं, उनको ज़्यादा समय लगता है, और अगर यदि ये कम पैसा में बेचेंगे तो उनको मुनाफा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, उच्च उत्पाद वाली किस्म के बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक, सिंचाई सुविधाएं फसलों के उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाएं हैं। भारतीय कृषि में पिछले दशकों में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। सबसे अधिक परिवर्तन 1960 ईस्वी में उच्च उत्पाद वाली किस्मों के बीजों में हुआ। इससे कई गुना निवेश, साधनों व बाजार आदि सुविधाओं में बढ़ गया। इस विकास ने कृषि उत्पादकता को बढ़ा दिया तथा बाजार में खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ गई। हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति आई, फिर पीली और नीली क्रांति आई, जिससे दूध, देखिए श्वेत क्रांति में दूध, और हरित क्रांति में फसल, ठीक है, और पीली क्रांति तिलहन तेल का जो हुआ, फिर नीली क्रांति मछली उत्पादन में वृद्धि हुई। आगे, जहाँ तक बाह्य व्यापार का संबंध है, 1990 ईस्वी के दशक में कृषि व्यापार में कुछ नियमों में ढील दी गई, जो 1991 ईस्वी के सुधार के बाद भी लागू रही। इसके बाद उदारीकरण के अंतर्गत अनेक सुधार हुए। अब कुछ मदों जैसे कपास, प्याज आदि को छोड़कर सभी कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाने लगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए किसी हमारा देश जो है भारत है, ये कृषि प्रधान देश है। आज भी यहाँ पर 60 से 70% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। और अगर यदि यहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाएं खेती के लिए, तो देश का भी विकास होगा और किसानों का भी विकास होगा। ठीक है, वो भी आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। यहाँ की मिट्टी में कोई कमी नहीं, यहाँ पे काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन सुविधाएं नहीं हैं, जल की सुविधा नहीं हो पाती है, भगवान भरोसे पानी पे निर्भर रहना पड़ता है। और टेक्नोलॉजी का भी पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है, धीरे धीरे करके हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद सब अच्छे से लोग खेती कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर। देखिए, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे एक एक नंबर का है। पहला देखिए काली मिट्टी क्षेत्र, दूसरा चिल्का झील। इसको आपको इस तरह से भारत के मानचित्र में दिखाना है। ठीक है, ये भारत का मानचित्र है। तो आपको यहाँ पे जैसे काली मिट्टी का क्षेत्र बताया गया, तो ये दिखाया यहाँ पे गुजरात, ठीक है, और ये महाराष्ट्र, ये सब भी काली मिट्टी का क्षेत्र में आता है। पूरा ये क्षेत्र आप दिखा सकते हैं, काली मिट्टी का क्षेत्र। ठीक है, घेर के आप बता दीजिए यहाँ पे। और ये उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील। ठीक है, इस तरह से आपको दिखा देना है। चिल्का झील क्यों फेमस है, यहाँ पे देखिए खारा पानी का झील है, झींगा मछली खूब पाया जाता है, और तरह तरह के रंगीन पक्षी चिड़ियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। ठीक है, काली मिट्टी में फसल अच्छा होता है। अगला देखिए प्रश्न है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और क, ख तथा ग द्वारा प्रदर्शित जगहों को पहचान की नामांकित कीजिए। इसके लिए देखिए 3 है, एक एक नंबर का। तो आपको इस तरह से नक्शा दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे क ए लिखा हुआ है, ये
ख ग लिखा है और ख बी और ये ग सी, ठीक है। तो ये क में आपका यहाँ देखिए सिंबल भी दिया हुआ है, ये है आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसको देख के आपको जान जाना कि यहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र का स्थान है, ठीक है। और ये बंगाल में यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। और ये है तमिलनाडु चेन्नई का समुद्री पत्तन, ठीक है। ये समुद्री पत्तन इस तरह से इंडेक्स बना के नीचे आपको दिखा देना है। इकाई 2 भूगोल के प्रश्नों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इकाई 3 नागरिक शास्त्र के साथ। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा और शेयर कीजिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय।